हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और एक शानदार क्लास लेकर आए हैं दोस्तों आपके सामने। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज जो पढ़ने वाले हैं आप गांधी युग पढ़ने वाले हैं, यानी आधुनिक भारत का जो चैप्टर है गांधी युग, इसको आप पढ़ने वाले हैं, यानी महात्मा गांधी के बारे में आप जानने वाले हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के हम परिचय सहित उनके आंदोलन का नेतृत्व कहाँ कहाँ पर रहा, उसकी भी हम फुल जानकारी आपको देंगे दोस्तों। डिटेल सहित इसकी हम जानकारी की करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, यूपी पुलिस का एग्जाम दो, यूपीएसआई का एग्जाम दो, इसमें से मैं कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितने भी महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं उन आंदोलन को मैं जिक्र करूंगा, ठीक है दोस्तों, और डिटेल सहित मैं उनकी जानकारी दूंगा। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनके परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय में हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की। आप सभी जानते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो मृत्यु की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिड़ला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी दी मोटी मोटी, जैसे जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों। उसके बाद पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, माता का नाम कस्तूरबा गांधी है दोस्तों। और मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिड़ला भवन में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर 2 अक्टूबर की बात करूँ तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 30 जनवरी 1948 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो ये भी मैंने कवर करवा दिया यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एक बात करूँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी समाधि स्थल कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। तो समाधि स्थल इनकी राजघाट दिल्ली में इनकी समाधि स्थल दोस्तों बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनके राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कहाँ कहाँ नेतृत्व रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, क्योंकि शुरुआत वहीं से इनकी होती है दोस्तों। और ये दक्षिण अफ्रीका क्यों गए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की अगर बात कर लेते हैं और वहां पर जो गए थे तो 1893 ईस्वी की बात है। उस समय क्या हुआ कि एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला डोगरे। उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। उस समय इनकी उम्र 24 वर्ष की थी दोस्तों। और उसके बाद वहां पर जब वे गए तो वहां पर देखा कि भाई अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच का भेदभाव एक चल रहा था, जो कि भारतीय और एशियाई मजदूरों का जो वो शोषण देख वहीं पर वे रुक गए थे दोस्तों। और यहीं से ही सर्वप्रथम अफ्रीका में उनके आंदोलन की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो वहां पर मैं आपको बताऊं दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे दोस्तों। मैंने लिखा कि दादा अब्दुल्ला डोवरे यानी एक व्यापारी थे जिनका मुकदमा लड़ने के लिए कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका ये पहुंचे थे दोस्तों। उसके बाद मैंने लिखा लेकिन अफ्रीका में क्या दिखा काले और गोरों का भेदभाव देख भारतीयों और एशियाई मजदूरों पर जो शोषण देख वे वहीं रुके दोस्तों। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। तो वे वहां पर दोस्तों 21 साल तक वहां पर रुके। लगभग यूं कह सकते हैं कि तब उनकी उम्र वहां पर 45 वर्ष हो गई थी और 45 वर्ष के बाद वे वापस भारत भी लौटे दोस्तों। यानी यूं कह सकते हैं कि अनुभवी, बहुत ज्यादा अनुभवी वकील बन गए थे दोस्तों, यानी 21 साल वहां रहने के बाद। और यहां पर मैं बताऊं, और मैंने बोला भी आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि शुरुआत कहां से होती है आंदोलन की। सर्वप्रथम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग करा वो दक्षिण अफ्रीका में करा, जो वहां पर वो सफल भी रहे दोस्तों। उसके बाद सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने देखिए एक पॉइंट हो रहा है कि गांधी जी का सबसे प्राचीन आश्रम कहाँ है। तो गांधी जी का सबसे प्राचीन जो आश्रम था वो फिनिक्स में स्थापित करा गया दोस्तों। कहां पर करा गया था, फिनिक्स के अंदर, फिनिक्स में ये जो है स्थापित करा गया था, फिनिक्स। दोस्तों गलत लिखा गया,
क्या नाम था? फिनिक्स। तो गांधी जी का सबसे प्राचीन आश्रम का क्या नाम है? फिनिक्स। और यहीं से इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था जिसका क्या नाम था दोस्तों? यहीं से एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन न्यू। तो इस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन न्यू अखबार भी यहां से दोस्तों इन्होंने निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरुआत सत्याग्रह की कहां पर होती है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह की शुरुआत होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर कि ये भारत कब लौटे। तो दोस्तों भारत ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे दोस्तों। कब लौटे थे? भारत जब ये लौटे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट आंदोलन दोस्तों, नेक्स्ट आंदोलन क्या? चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में चला गया था। अब ये आंदोलन क्या था दोस्तों? तो इस आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1918 ईस्वी में गुजरात के अंदर, 1918 में गुजरात के अंदर सूती वस्त्र मिल मालिक और मजदूरों के बीच अतिरिक्त 35% फ्लैग बोनस विवाद था दोस्तों। और इसको बढ़ाने के लिए यानी देने के लिए इन पर जोर दिया जा रहा था, मिल मालिक मजदूरों पर। अब जब इसका जो नेतृत्व था वो भी गांधी जी ने करा, और इस नेतृत्व में पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस नेतृत्व में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह में भूख हड़ताल पर, कौन से सत्याग्रह में भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो वो कौन सा सत्याग्रह था? अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में चलाया गया था। कारण क्या था? 35% फ्लैग बोनस विवाद, यानी अतिरिक्त 35% फ्लैग बोनस विवाद था। उसके विरोध में यहां पर यह आंदोलन चलाया गया था, जो कि महात्मा गांधी इसी आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। नेक्स्ट आंदोलन है दोस्तों कर नहीं आंदोलन। देखिए कर नहीं आंदोलन क्यों या फिर खेड़ा आंदोलन क्यों, यह भी 1918 ईस्वी में चलाया गया था। अब यहां पर देखिए कर नहीं आंदोलन क्या है, तो 1918 ईस्वी में खेड़ा जिले के जो किसान थे उनकी जो है फसल बर्बाद हो जाती है, और यहां पर अंग्रेजों ने जो उनसे कर लिया था, टैक्स लिया जाता था, वो माफ भी नहीं किया था। तो उसके विरोध में यह आंदोलन चला गया था, खेड़ा आंदोलन या कर नहीं आंदोलन। तो उसके खिलाफ में यह आंदोलन चलाया गया था, इसका नाम था कर नहीं आंदोलन या खेड़ा आंदोलन, इसी को बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि किसानों की वहां पर यानी गुजरात के अंदर उनकी किसानों की जो फसल थी वह बर्बाद हो जाती है, और उस जो उनसे जो लगान लिया जाता था वो लगान माफ नहीं किया, तो उस लगान को वे माफ चाहते थे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण वे लगान नहीं दे सकते थे। तो उसके विरोध में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? जो कि 1919 ईस्वी में चला गया था। यह आंदोलन क्या था दोस्तों? 1919 में मोहम्मद अली व शौकत अली, दो मुस्लिम भाइयों ने अंग्रेजों के प्रति यानी ब्रिटेन के खिलाफ एवं तुर्की के जो राजा थे उनके पक्ष में ये जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आंदोलन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आंदोलन था यहां पर, क्योंकि इसका नेतृत्व भी देखो, बाद में इसका नेतृत्व भी जो खिलाफत आंदोलन था ये भी महात्मा गांधी ने करा है। नेक्स्ट आंदोलन था रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। रोलेक्ट एक्ट, देखिए दोस्तों जो रोलेक्ट एक्ट था 6 फरवरी 1919 को ये जो है पारित हो गया था। उसके बाद 19 मार्च 1919 को भारत में इसे लागू कर दिया गया। 1919 में 19 मार्च 1919 को भारत में इसे लागू कर दिया गया। और ये रोलेक्ट एक्ट क्या था दोस्तों? तो ये रोलेक्ट एक्ट को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रोलेक्ट एक्ट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना था, और बिना दलील बिना वकील पेश किया जाना था। ठीक है ना ही कोई इसके खिलाफ दलील होगी, ना ही कोई वकील होगा। ठीक है, और उसी के उसमें यहां पर 2 व्यक्ति को पकड़ा गया जिनका नाम था, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू।
सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, इस रोलेट एक्ट का लाने का कारण यह था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन वाले लोग हैं उनको, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उनको कुचलने का काम करे। तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहां पर इसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। उसका कारण यह था कि यहां पर बिना संदेहास्पद व्यक्ति में 2 व्यक्ति पकड़े गए जिनका नाम सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो मैंने बताया कि जो रोलेट एक्ट, इसको बोलते हैं काला कानून। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे उन्होंने इसको काला कानून बोला। क्या बोला दोस्तों? काला कानून, जो कि 6 फरवरी 1919 को पारित हुआ और पारित हो गया दोस्तों। और भारत में 19 मार्च 1919 को लागू करके, यानी और अब लागू करके इसके खिलाफ, यानी यहां पर जब लागू कर दिया गया तो इसमें 2 व्यक्ति को पकड़ लिया गया था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को संदेहास्पद व्यक्ति के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें ही एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपने नाम सुना होगा, जो कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अब देखिए मैं बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए। इसमें बच्चे बूढ़े सब तरह के व्यक्ति थे, लेडीज वगैरह सभी लोग इसमें इकट्ठा हो गए। अब यहां पर ये बैसाखी के दिन की बात है दोस्तों, बैसाखी के दिन की बात है, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कारण यह था कि इन लोगों के इसमें जब ये गिरफ्तार कर लिया गया, कहने लगे ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसी पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में यहां पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लोग इकट्ठा हुए। जब लोग इस संगठन में इकट्ठा हो गए तो यहां पर जो उस समय के जो कमांडर थे, अधिकारी थे, जनरल डायर, उन्हें लगा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उन्होंने यहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, जिस पर सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। फिर उसके बाद यहां पर जनरल डायर के, यानी जो यहां इस समय कमांडर थे, उनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने इन पर, यहां पर जो लोग इकट्ठे हो रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर, उन 69 लोगों पर गोली चलवा दी इस व्यक्ति ने। और गोली चलवाने के बाद वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद यहां पर एक कमेटी भी बिठाई गई, यानी एक समिति बिठाई गई। कमेटी भी उन्हीं लोगों की थी। तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे थे लॉर्ड हंटर, जिसको मैंने बताया जांच के रूप में हंटर समिति आई। और उसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर ही थे। उन्होंने बताया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 389 व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि गलत था, जो कि वहां पर हजारों लोग मारे गए थे। और इसी कांड के विरोध में कुछ उपाधियां भी लौटा दी गई। ठीक है ना। जब ये कांड हो गया, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो इसी में 3 व्यक्तियों ने अपनी अपनी उपाधि लौटा दी गई। जैसे पहला नाम आता है गांधी जी। गांधी जी ने जो अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी, जिसका नाम था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी गई दोस्तों। दूसरा नाम था जिन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी गई थी, जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राय बहादुर, इन्होंने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी ये वापस लौटा दी। उसके बाद तीसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो सर की उपाधि मिली हुई थी, इन्होंने अपनी उपाधि वापस लौटा दी। तो इस कांड के कारण यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार था, जिसका जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी, क्योंकि इनको लगा कि भाई ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे। जबकि कारण था ये कि जब इन्होंने जो काला कानून के खिलाफ जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अचानक से गिरफ्तार कर लिया था, वो भी संदेहास्पद के रूप में, और ना ही कोई वकील ना ही कोई दलील हुई, तो इस कारण यहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, यानी पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी व्यक्ति थे, जिसमें सैकड़ों लोग हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन इस जांच में जो हंटर समिति की जो जांच आई थी, जिसका नाम तो मैंने बताया, जांच जब बिठाई गई तो उसका नाम था हंटर समिति। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे इसके? लॉर्ड हंटर ही इसके
जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस जांच रिपोर्ट में क्या दिया इन्होंने कि कुल 389 लोग मारे गए, 300 लोग मारे गए, जबकि मैं आपको बता रहा हूं वहां पर हजारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों कुछ मैंने आंदोलन बताए, कुछ आंदोलन आपके रह गए हैं जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, कोई सा पार्ट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर से कहूंगा दोस्तों कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि दोस्तों की वीडियो में कौन सा भाग अच्छा लगा और क्या पॉइंट इसमें अच्छा लगा। और दोस्तों ये आपके काम की वीडियो है, इसको जरूर पूरा देखिए। तो दोस्तों थैंक यू। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।